इसके अलावा नॉर्मल फॉरेस्ट, इंक्रीमेंट और ग्रोइंग स्टॉक को। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं जल्द ही। हमारे जो नए व्यूअर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हमारे पेज चैनल को ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ रोटेशन को। तो टाइप ऑफ रोटेशन में हम देखेंगे मुख्यतः 6 प्रकार के रोटेशन। ठीक है, मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार रोटेशन देखेंगे। पहला देखेंगे फिजिकल रोटेशन। तो फिजिकल रोटेशन ये जो गवर्नमेंट जो लीज वाला जो एरिया रहता है, ऐसे जो एरिया में फिजिकल रोटेशन यूज किया जाता है, फिजिकल रोटेशन को अपनाया जाता है। जो प्रोटेक्टेड एंड एमआईटी जो फॉरेस्ट है, ठीक है, जो प्रोटेक्टेड जो एरिया है, ऐसे जो एरिया में क्या होता है, यूज होता है। इसमें कोई प्रकार के इकोनॉमिक रेवेन्यू का उत्पादन नहीं होता है, कोई प्रकार का इकोनॉमिक जो रेवेन्यू वाले ये फॉरेस्ट नहीं होता है। जनरली रोड किनारे के फॉरेस्ट, गार्डन, ठीक है, स्कूल भवनों आदि जो आसपास जो रहता है वहां पर जो फॉरेस्ट है, जो ट्री लगे रहते हैं, ऐसे में क्या है, फिजिकल रोटेशन को अपनाया जाता है। हम दूसरा देखेंगे सिल्वीकल्चरल रोटेशन। तो सिल्वीकल्चरल रोटेशन यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो वन का जो संवर्धन, जो संवर्धित वन है, उस वन की स्पीसीज के हम हाईएस्ट जो विगर दिखाता है कि ज्यादा जो उत्पादन और उसे किस एज में, किस ड्यूरेशन में होता है, उसी के हिसाब से सिल्वीकल्चरल रोटेशन में रोटेशन को अपनाया जाता है। और ऐसे जो एप्लीकेशन एस्थेटिक या रिक्रिएशनल फॉरेस्ट में यूज किया जाता है। मैं जो फॉरेस्ट और रोटेशन और इसका जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में कि जो प्रोटेक्शनल एमआईटी फॉरेस्ट में क्या यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि फिजिकल रोटेशन है ना, सिल्वीकल्चर में क्या, तो एस्थेटिक या रिक्रिएशनल फॉरेस्ट में यूज किया जाता है। और यहाँ पर देखा जाता है जो हाईएस्ट जो विगर है, जो स्पीसीज जो हम उसमें यूज करते हैं, उसका हाईएस्ट जो विगर है, सबसे ज्यादा जो उत्पादकता वाले जो एज है, उसी को यहाँ पर कंसीडर करके पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेक्निकल रोटेशन। तो टेक्निकल रोटेशन यह भी इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेक्निकल फॉरेस्ट में यहाँ पर जो रोटेशन जो लिया जाता है, ये जो अवधि है ये फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ पर जो रोटेशन की जो अवधि है यह फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पर हम यहाँ पर सिर्फ जो टिम्बर लेते हैं या जो भी उत्पाद लेते हैं उसके वैल्यू को देखा जाता है, वो उत्पाद पूर्णतः हुआ है कि नहीं, परिपक्व, उस चीजों में यहाँ पर फोकस किया जाता है टेक्निकल रोटेशन में। और यहाँ से जो उत्पादन जो मिलता है उसे इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जैसे रेलवे स्लीपर, पल्प वुड आदि के निर्माण में किया जाता है। तो टेक्निकल फॉरेस्ट्री किसमें एप्लीकेबल है? इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री में एप्लीकेबल है। हम नेक्स्ट आते हैं रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम प्रोडक्शन। अब देख लीजिए रोटेशन ऑफ मैक्सिमम वैल्यूम प्रोडक्शन। तो यहाँ पर हम एनुअल जो मैक्सिमम जो एनुअल ग्रोथ को हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं। यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पर जो कितना जो उत्पादन हो रहा है, मैक्सिमम वैल्यू जो पर ईयर है, उस चीजों में यहाँ पर देखा जाता है कि पर ईयर कितना ज्यादा वैल्यूम की कितना इसका ग्रोथ रेट है, कितना वृद्धि रेट है, इस चीजें में ज्यादातर इसमें कंसीडर किया जाता है। पांचवा है रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम। तो देखिए जो रोटेशन ऑफ हाईएस्ट जो इनकम है, इसमें हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट एवरेज एनुअल ग्रास को रेफर करते हैं कि एक साल में यहाँ पर जो फॉरेस्ट का उत्पादन है, इससे कितना जो एनुअल एवरेज ग्रासेस है, इस चीज के हिसाब से यहाँ पर रोटेशन की जो अवधि है वो तय किया जाता है। किसका? एक साल में कितना एवरेज एनुअल जो ग्रासेस है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना यहाँ पर एल्ड हो रहा है। हम यहाँ पर हाईएस्ट एल्ड, सबसे ज्यादा जो उत्पादन है उसी का एनुअल जो ग्रास वैल्यूम है, एवरेज एनुअल ग्रास वैल्यूम को कंसीडर किया जाता है। उसी के हिसाब से यहाँ पर जो रोटेशन है वो चीजें होता है। अब देखेंगे छठवां में हम देखेंगे फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रोटेशन। तो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रोटेशन में देख लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट डिस्काउंट बेनिफिट को फोकस करके काम किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हाईएस्ट जो नेट रिटर्न है, ठीक है, कोई भी जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, इन्वेस्टेड कैपिटल में हाईएस्ट नेट रिटर्न को फोकस किया जाता है। ठीक है, किसको जी? हाईएस्ट
नेट रिटर्न है, जो भी इन्वेस्टेड कैपिटल है, जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में यहाँ पर हम फाइनेंशियल जो चीजें करके फॉरेस्ट्री का सिल्वीकल्चर मेथड या जो भी मेथड से हम यहाँ पर जो वन में इन्वेस्ट किए हैं उसकी हाईएस्ट रिटर्न को हम यहाँ पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रोटेशन के नाम से जानते हैं। अब बात आता है नेक्स्ट चॉइस ऑफ रोटेशन। तो चॉइस ऑफ रोटेशन में अगर हम बात करें तो जो रोटेशन में हम यहाँ पर दो चीज देखेंगे, ऑब्जेक्टिव और काइंड ऑफ रोटेशन। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे उद्देश्य फॉरेस्टर के जो रोटेशन के लिए और किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किस प्रकार के रोटेशन का उपयोग किया जाता है, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहले देखिए कंट्रोल ऑन सर्विस। ठीक है, तो सर्विस कंट्रोल के लिए यहाँ पर दो प्रकार का रोटेशन यूज किया जाता है, एक फिजिकल और सिल्वीकल्चर रोटेशन को किया जाता है कंट्रोल ऑन सर्विस के लिए। ठीक है, कंट्रोल ऑफ सर्विस जो उद्देश्य है इसके लिए फिजिकल एंड सिल्वीकल्चरल रोटेशन को यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आईएमपी है, क्योंकि कभी कभार यहाँ से एक क्वेश्चन दे देता है कि किस ऑब्जेक्टिव के लिए, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन कौन से रोटेशन है उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको याद रखना है कंट्रोल ऑन सर्विस के लिए फिजिकल एंड सिल्वीकल्चरल रोटेशन को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा चीज है कंट्रोल ऑन आउटपुट। देख लीजिए आउटपुट है ना, तो आउटपुट के लिए क्या करते हैं, टेक्निकल रोटेशन और मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्शन रोटेशन। यानी कि ये टेक्निकल रोटेशन और मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्शन जो रोटेशन है इसे कंट्रोल आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर क्या रहते हैं, हम इनके आउटपुट को फोकस करते हैं कि कितना हमको प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है। जब हमारा टिम्बर परिपक्व हो जाता है, हमें अच्छे मतलब स्लीपर बन जाएगा उसका, रेलवे स्लीपर या अच्छे पल्प वुड के लिए हमें जो प्रोडक्शन के जब लायक होता है, अच्छा जो आउटपुट होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं टेक्निकल, जबकि मैक्सिमम वैल्यू में भी हम क्या करते हैं जो एनुअल इसका जो प्रोडक्शन है, एनुअल ग्रोथ है उसको करते हैं। तो आपको क्या है कंट्रोल आउटपुट में टेक्निकल रोटेशन और मैक्सिमम वैल्यू प्रोडक्शन को फोकस करते हैं। तीसरा देख लीजिए कंट्रोल ऑन रिटर्न। ठीक है, तो कंट्रोल ऑन रिटर्न यानी कि आप जितना भी इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, उसके रिटर्न को कंट्रोल करने के लिए, उसके रिटर्न में। ठीक है, तो कंट्रोल ऑन रिटर्न की अगर हम बात करें कितना हमें जो रिटर्न मतलब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फॉरेस्ट इन्वेस्ट करने के बाद में क्या देख लीजिए रोटेशन ऑफ हाईएस्ट रिटर्न। ठीक है, ये वाला रोटेशन ऑफ हाईएस्ट, सॉरी ये क्या है, इनकम है। ठीक है, तो रोटेशन ऑफ हाईएस्ट इनकम एंड फाइनेंशियल या इकोनॉमिक रोटेशन में कंट्रोल ऑफ इनकम के लिए क्या है, ये जो फॉरेस्ट्री को क्या करते हैं चॉइस किया जाता है, इस प्रकार को चॉइस किया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण है, इस टेबल को आप लोग बना लीजिएगा अच्छा से और प्रिपेयर कीजिएगा। हम आते हैं नेचुरल नॉर्मल फॉरेस्ट में आते हैं। तो नॉर्मल फॉरेस्ट की अगर हम बात करें तो देखें फॉरेस्ट विच हैज नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडिएशन और एज क्लासेस नॉर्मल इंक्रीमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे तो यहाँ जो ग्रेडिएशंस है, ठीक है, यहाँ पर जितने भी जो सीरीज हम चलाएंगे प्लांट का उन्नयन का, ये सब चीज नॉर्मल होगा। इसके अलावा इसमें जो इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है, वह भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हर चीज आपका नॉर्मल फॉरेस्ट में सारा चीज, चाहे वह इसका ग्रेडिएशन हो या ग्रोइंग स्टॉक हो या इंक्रीमेंट हो, आपको हर चीज क्या है नॉर्मल देखने को मिलेगा। तो ऐसे हम फॉरेस्ट को नॉर्मल फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम नॉर्मल फॉरेस्ट में, सबसे पहले हम देखेंगे द बेसिस फीचर ऑफ नॉर्मल फॉरेस्ट। नॉर्मल फॉरेस्ट का जो फीचर है, उसको जो जिस फीचर पर बेस्ड है उस फीचर को हम बात करते हैं। तो देख लीजिए पहले नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडिएशन। तो यहाँ बस हम नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडिएशन में हम देखेंगे तो हमको 1 ईयर से लेकर के हमें ऑल ईयर के, ठीक है, ऑल ईयर्स के प्लांट अवेलेबल हमको यहाँ पर
देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल एज सीरीज ग्रेडेशन में क्या 1 ईयर से लेकर के 1 साल के पौधे से लेकर के सभी ईयर के जो पौधे यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा नॉर्मल सीरीज ऑफ एज ग्रेडेशन के अंतर्गत अगर हम देखें तो। ठीक है, इसी में हम देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा चीज है नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक। तो यहाँ जो ग्रोइंग स्टॉक होगा, ठीक है, जो रीजनरेटिंग जो स्पीसीज है जो ग्रो कर रहा है यह भी क्या होगा नॉर्मल होगा। इसके अलावा है नॉर्मल इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो मैक्सिमम जो अटेंड है, ठीक है, तो मैक्सिमम इंक्रीमेंट अटेंड यहाँ पर जो प्राप्त होगा हमें इंक्रीमेंट प्राप्त होगा वह क्या होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो इंक्रीमेंट यहाँ पास रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एबनॉर्मलिटी की। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट है नॉर्मल फॉरेस्ट है इनकी जो एबनॉर्मलिटी के अगर हम प्रकार की बात करें, ठीक है जी, तो नॉर्मल की इसका हम देखेंगे प्रकार की बात करेंगे। आपको जो मैं पॉइंट बताया इस पॉइंट में आपको बहुत अच्छा से आप लोग को क्या याद रखना पड़ेगा। तो हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एबनॉर्मलिटी। तो पहले देखेंगे अंडर स्टॉक ग्रोइंग स्टॉक। अब देख लीजिए जो स्टॉक के अंदर में ग्रोइंग स्टॉक रहेगा तो ये थोड़ा से एक पहला अबनॉर्मलिटी है। दूसरा देखेंगे ओवर स्टॉक ग्रोइंग स्टॉक। ठीक है, ओवर स्टॉक में भी क्या है ग्रोइंग स्टॉक मिलेगा। तीसरा क्या है नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक विथ एबनॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक के साथ में क्या है आपको एबनॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक भी मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्मल ग्रोइंग स्टॉक विथ एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज क्लासेस। ठीक है, तो विभिन्न एज क्लास के जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा है इंक्रीमेंट माई बी सब नॉर्मल। ठीक है, यानी कि जो नॉर्मल जो रहने के अलावा यहाँ पर सब नॉर्मल यानी कि जो एक सामान्यता रहेगा लेकिन वो क्या रहेगा उप सामान्य आपको देखने को मिल जाएगा। हम देखेंगे नॉर्मल इंक्रीमेंट इन अ एबनॉर्मल फॉरेस्ट। ठीक है, तो एबनॉर्मल जो फॉरेस्ट में आपको क्या है नॉर्मल इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से मुख्यतः इसका 5 जो एबनॉर्मलिटी है। ठीक है, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी आपको दे दे तो ये क्या है काम आ जाएगा। लेकिन बाकी जो पॉइंट बता रहा हूँ वो सारे पॉइंट क्या है बहुत ही ज्यादा आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम नेक्स्ट देखेंगे नॉर्मल फॉरेस्ट कैन बी ऑब्टेन्ड डिफरेंट सिल्विकल्चर सिस्टम बाय प्लानेट इन द मैनेजमेंट हेयर अंडर करके। ठीक है, तो इसके अंदर में हम कौन कौन जो सिल्विकल्चर सिस्टम के अंदर नॉर्मल फॉरेस्ट जो सिस्टम को हम क्या करते हैं मैनेजमेंट करते हैं प्लान करते हैं। तो पहला देखिए क्लियर फिलिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्लियर फिलिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ जो बात होता है तो क्या है क्लियर फिलिंग सिस्टम में वन हार्वेस्टेड या वन ऑपरेशन में यहाँ का जो फॉरेस्ट है उसको क्या करते हैं क्लियर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखें तो इस फॉरेस्ट को जो भी फॉरेस्ट एरिया रहता है उसे छोटे छोटे कप में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं और उस कप को क्या करते हैं बारी बारी से जितने साल की जो रोटेशन इसका फिक्स होगा उतने कप में उसे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इक्वल छोटे छोटे कप में क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं और उस सारे कप में कितने ईयर के कप बनाएंगे उसको वहां बनाएंगे कि जितने ईयर उसको रोटेशन रहेगा। मान के चलिए कि यहाँ पर 10 ईयर की रोटेशन है। ठीक है, तो यहाँ जो कप बनेगा वो क्या है 10 बनेगा। ठीक है, ताकि हर एक कप के क्या है जो कटाई क्या है अलग अलग साल हो तो क्या है तो एक ही प्रोडक्ट में क्या है बन रहे हैं, यानी कि हर साल में एक नॉर्मल जो ग्रोइंग स्टॉक नॉर्मल स्टॉकमेंट क्या है एवरेज बना रहे। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे शेल्टर वुड सिस्टम। तो शेल्टर वुड सिस्टम में भी साथियों यहाँ पर भी हम जो शेल्टर वुड है उसे डिफरेंट छोटे छोटे क्या है ब्लॉक में बांटते हैं। ठीक है, और वो उसी के हिसाब से बांटते हैं जितने इसका रोटेशन होता है। जितना इसका रोटेशन होगा उतनी ही ब्लॉक में हम शेल्टर वुड सिस्टम को क्या करते हैं बांटते हैं और हर ब्लॉक की कटाई क्या होता है अलग अलग ईयर में होती रहती है, अलग अलग सीरीज में चलते रहती है और हर ईयर की कटाई क्या है बराबर बनी रहती है। तीसरा क्या है इरेगुलर फॉरेस्ट। अब देखिए इरेगुलर फॉरेस्ट में यहाँ पर इन दोनों सिस्टम के अपेक्षा यहाँ पर क्या डिफिकल्टी आती है, यहाँ पर कठिनाई होती है इसे मैनेज करने के लिए इरेगुलर फॉरेस्ट की, क्योंकि यहाँ की कोई फिक्स नहीं रहता है कि किस एरिया में किस प्रकार के क्या है आपको
फॉरेस्ट देखने को मिलता है। फिर भी यहाँ पर भी जो ग्रोइंग स्टॉक है, यहाँ जो ग्रोइंग स्टॉक है, ट्री है, इन्हें भी अलग अलग क्या है सेक्शन में अलग अलग एरिया को हम बांटते हैं रोटेशन के हिसाब से, और बीच बीच में इसमें क्या है कटाई चलते रहता है, ताकि जो हमारा जो सिस्टम है वह इस्टेब्लिशमेंट हो, जो ग्रोइंग स्टॉक है उसका प्रोडक्शन क्या है नॉर्मल बने रहे। इस प्रकार से हम जो 3 सिस्टम है इसके अंतर्गत मैनेज कर सकते हैं, मैनेज करते हैं। तो आपको पूछ देगा नॉर्मल फॉरेस्ट को किस किस प्रकार जीव सिस्टम के द्वारा मैनेजमेंट किया जाता है या प्लान किया जाता है करके पूछेगा, तो आपको याद रखना है क्लियर फिलिंग सिस्टम, शेल्टरवुड और इरेगुलर। ये तो 3 सिस्टम है, इसको आपको क्या है कंफर्मली याद रखना है। बाकी चीज को मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की बता दे रहा हूँ, बाकी ये तीनों जो सिस्टम को प्रमुख रूप से याद रखना है। देखेंगे जो इरेगुलर फॉरेस्ट में एक लॉ मतलब यूज करते हैं डी क्यू कोट्स लॉ, ठीक है। तो डी क्यू कोट्स लॉ में हम इसे क्या करते हैं, फार्मूला देखिए ए, ठीक है, ए के बाद में क्या है ए क्यू पावर -1, ए क्यू पावर -2, ए क्यू पावर -3, ए क्यू -4, और ये तब तक हम करते हैं जब तक हमारा रहता है और लास्ट में क्या है ए क्यू n-1, ठीक है। तो इस फार्मूला में कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इरेगुलर सिस्टम में डेकोर्स लॉ क्या है दिया गया था, ठीक है। डेकोर्स लॉ में बस इतना याद रखना, n बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ट्री, है ना, इन लोवेस्ट डायमीटर क्लासेस, p बराबर q बराबर क्या होता है जी, q बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो q बराबर क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ रिडक्शन, ठीक है। तो फार्मूला क्या रखिए a, है ना, ए क्यू के पावर -1, ए क्यू पावर -2, ए क्यू पावर -3, ए क्यू पावर -4, और ये तब तक चलना जब तक हमारा जितने ईयर का है उस ईयर तक हम इसे करेंगे, और लास्ट में क्या लिखेंगे ए क्यू n-1। तो n क्या है इसका कोएफिशिएंट रिडक्शन को दर्शाता है। हम नेक्स्ट देखेंगे इंक्रीमेंट का। तो इंक्रीमेंट की बात करें तो इंक्रीमेंट देख लीजिए, इंक्रीमेंट इज द इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ट्री और क्रॉप एज, ठीक है। तो जो एज में इस इंक्रीमेंट की बात करें तो क्या होता है इंक्रीज ऑफ ग्रोथ, है ना, जो ट्री में या क्रॉप में कितना जो उम्र के साथ में कितना उसमें बढ़ोतरी हो रहा है वही उससे क्या है इंक्रीमेंट है। अगर हम देखें इंक्रीमेंट का, तो इंक्रीमेंट को हम छोटे छोटे और डिफरेंट बांटते हैं भाग में अध्ययन की सुविधा के लिए। तो पहला देखिए करंट एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं CAI। आपको पूछ देगा कि फुल फॉर्म क्या है करके, तो आपको याद रखना है करंट एनुअल इंक्रीमेंट को क्या बोलते हैं CAI, ठीक है। पूछ देगा कि CAI का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना पड़ेगा करंट एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक साल में जो पार्टिकुलर एज के अंतर्गत पार्टिकुलर ईयर में जो टैग जो गिवन जो प्लेस है यहाँ पर वहाँ जो ग्रोथ होता है उसी को क्या बोलते हैं करंट एनुअल इंक्रीमेंट, ठीक है। जो एक साल में जो पार्टिकुलर जो प्लेस है वहाँ पर जो कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं CAI। दूसरा देखेंगे पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट। तो पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट को क्या शो करते हैं PAI से, पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट को PAI से शो करते हैं। यहाँ पर देखिए यह एवरेज ग्रोथ रेट अप टू गिवन एज, ठीक है, जो दिए गए जो एज का एवरेज ग्रोथ रेट होता है, यह जो ग्रोथ रेट होगा, ठीक है, यहाँ पर जो ग्रोथ रेट होगा यह शॉर्ट पीरियड का होगा, ठीक है जी। क्या बोलेंगे पीरियोडिक एनुअल इंक्रीमेंट या क्या होगा शॉर्ट पीरियड का होगा, एवरेज ग्रोथ रेट अप टू गिवन एज, यानी कि जो दिया गया जो एज है इससे क्या रहेगा एवरेज ग्रोथ रेट को हम क्या बोलते हैं PAI के नाम से जानते हैं, या क्या होगा शॉर्ट पीरियड की होगा। अब आते हैं मीन एनुअल इंक्रीमेंट MAI, ठीक है, MAI मीन एनुअल इंक्रीमेंट। तो यहाँ पर जो एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट अप टू एज डिवाइडेड बाई दैट एज, ठीक है, जो एज है उस एज से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, हम क्या है एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट मिल जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें कोई वृक्ष का यानी कि 10 साल का है 10 साल का है, ठीक है, तो उसके एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे हर साल के जो यहाँ पर हम देखेंगे करंट एनुअल इंक्रीमेंट को करेंगे हर साल को जोड़ देंगे और उसे उतनी ईयर में 10 ईयर में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा MAI आ जाएगा।
अब देखेंगे इंक्रीमेंट परसेंट की बात करते हैं। तो इंक्रीमेंट परसेंट के यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ट्री का उसका डायमीटर, उसका वैल्यू है ना, वो सब चीज को करके क्या परसेंट निकालते हैं। तो खैर आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, यहाँ पर याद रखना MAI%, PI% और CI% को के नाम से इसका क्या करते हैं, परसेंट निकालते हैं। ठीक है, मीन एनुअल इंक्रीमेंट परसेंट, पीरियोडिक इंक्रीमेंट परसेंट और करंट इंक्रीमेंट परसेंट निकालते हैं। 3 प्रकार के परसेंट निकालते हैं, आपको इतनी इसमें जानना है। हम नेक्स्ट देखेंगे रिलेशन बिटवीन CAI और MAI। ये आपको एक आध क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता है, तो आपको याद रखना है। हम इसमें जब ग्राफ खींचते हैं एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम रिलेशन बात करेंगे CAI और MAI। तो कोई भी जो ट्री का जो फर्स्ट जो रहता है, ठीक है, जिस टाइम में वो ग्रोविंग करता है तो उसका CAI और MAI दोनों बराबर होता है। यानी कि CAI और MAI आपको 2 पॉइंट पर मिलते हुए दिखाई देगा। एक क्या होता है अर्ली एज में, जब क्या बोलते हैं हम इसको ग्रो कराते हैं तब, लगाते हैं तब, और दूसरा रोटेशन के एज में। ठीक है, यही इसका क्या है, रोटेशन के एज है। स्टार्टिंग में CAI क्या है, थोड़ा तेजी बढ़ता है, लेकिन MAI धीमी गति से बढ़ता है। ठीक है, MAI क्या है, मीन क्या है, बहुत थोड़ा धीमी गति से रहता है, लेकिन यह इसका गति क्या है, धीरे धीरे बढ़ते ही रहता है। लेकिन यह CAI बढ़ने के बाद में कुछ पीरियड के बाद में अचानक से क्या है, बहुत तेजी से क्या है, डिक्रीज होकर के 0 हो जाता है। लेकिन MAI कभी भी 0 नहीं होता है, इस बात को याद रखना है। और जिस ड्यूरेशन में CAI और MAI जब बराबर हो जाता है, यही एज क्या कहलाता है, रोटेशन एज कहलाता है। और इसी एज में इसे क्या करते हैं, हम रोटेशन करते हैं। ठीक है, यही हमारा क्या है, हाईएस्ट क्या है हमारा जो प्रोडक्टिव, यानी कि हमारे जो काम के लिए होता है। ठीक है, तो ये क्या है, रोटेशन एज कहलाता है। अब देखिए इसे कैलकुलेट करने के लिए प्रेसलर्स फार्मूला, ठीक है, तो प्रेसलर्स फार्मूला की बात करेंगे। तो प्रेसलर फार्मूला में देखिए I इक्वल टू, ठीक है, कोष्टक में देख लिए D माइनस B या D प्लस B। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गुणित 200/n। तो इसका मतलब क्या है, देख लीजिए I क्या है, इंक्रीमेंट परसेंट, B बराबर वैल्यूम 8% और B क्या है, वैल्यूम एट ईयर एगो, और N बराबर क्या है, नंबर ऑफ ईयर द पीरियड। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या है, रिलेशन को याद रखना है। हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे स्नाइडर्स फार्मूला। स्नाइडर्स फार्मूला में क्या होता है, क्या होता है जी, 400/ND, जहां पर N इक्वल टू नंबर ऑफ एनुअल रिंग एट लास्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ वुड होता है, जबकि D इक्वल टू डायमीटर ऑफ वुड होता है। तो इस फार्मूला में निकाल करके स्नाइडर्स ने निकाला था। अब देखेंगे हम इंक्रीमेंट निकाला था, इसका देखें क्वालिटी इंक्रीमेंट। तो क्वालिटी इंक्रीमेंट यहाँ पर पूरा जो फार्मूला रहता है, यहाँ पर जो वुड के, ठीक है, उससे क्वालिटी पर बेस्ड होता है। तो फार्मूला में देख लीजिए K माइनस स्मॉल के अपॉन K प्लस स्मॉल के, ठीक है, इंटू 200/n करके। तो इसे इस प्रकार से हम क्वालिटी इंक्रीमेंट। नेक्स्ट आता है प्राइस इंक्रीमेंट। ये पूरा क्या इसका प्राइस पर बेस्ड रहता है, प्राइस के हिसाब से हम इसका मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं। देख लीजिए P माइनस, ठीक है, P अपॉन P प्लस P बटा नहीं मल्टीप्लाई 200/n करके हम इसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ थिनिंग ऑन वैल्यूम इंक्रीमेंट। तो वैल्यूम इंक्रीमेंट में थिनिंग क्या है, तो थिनिंग जब हम करते हैं, कोई प्लांट का हम थिनिंग करते हैं, तो थिनिंग करने से क्या होता है, अन्य जो ग्रोविंग स्टॉक के लिए हमें स्पेस प्रदान होता है। इसके अलावा इसका जो वैल्यूम में खास करके जो इंक्रीमेंट के लिए सुविधा प्रदान करता है। तो थिनिंग क्या हो जाता है, इसके लिए बहुत ही मोस्ट इफेक्टेबल हो जाता है कि जो थिनिंग करने से इसका जो वैल्यूम के लिए, नया जो ग्रोविंग स्टॉक्स के लिए स्पेस प्रदान करता है। हम इसे इसमें इतना ही याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट के हम डिटर्मिनेशन कैसे करें, तो इंक्रीमेंट की डिटर्मिनेशन के लिए हम देखेंगे। तो यहाँ पास 2 प्रकार का डिटर्मिनेशन आपको देखने को मिलेगा। इंक्रीमेंट डिटर्मिनेशन इन रेगुलर फॉरेस्ट और दूसरा क्या है, इंक्रीमेंट डिटर्मिनेशन इन इरेगुलर फॉरेस्ट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि रेगुलर फॉरेस्ट में इंक्रीमेंट का, यानी कि जो ग्रोथ का उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। इसका हम देखेंगे। पहला है
प्रेस्लर्स इंक्रीमेंट बोरर मेथड। ठीक है, आपको मेथड पर नाम को याद रखना है, ज्यादा डिटेल नहीं जाना है, क्योंकि किसी नाम को पूछ देते हैं कि रेगुलर फॉरेस्ट में किस प्रकार के इंक्रीमेंट मेथड को अप्लाई किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि एज अ रेगुलर फॉरेस्ट इंक्रीमेंट मेथड यूज्ड बाय प्रेस्लर्स इंक्रीमेंट बोरर मेथड एंड सेकंड मेथड आर इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन बाय रिपीटेड डायरेक्ट मेथड। ठीक है, सेकंड मेथड आर इंक्रीमेंट डिटरमिनेट बाय रिपीटेड डायरेक्ट मेथड एंड थर्ड मेथड इंक्रीमेंट कैलकुलेटेड फ्रॉम यील्ड टेबल। ठीक है, तो तीसरा मेथड में क्या है, इंक्रीमेंट को हम यील्ड मेथड के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, चौथा यील्ड टेबल के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, और पांचवा क्या है, इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन बाय सैंपलिंग प्रोसीड्यूर। हम यहाँ सैंपलिंग जो विधि के द्वारा भी इंक्रीमेंट का निर्धारण करते हैं। एक बार और देख लीजिए, जो इंक्रीमेंट मेथड का डिटरमिनेशन रेगुलर फॉरेस्ट में जो किया जाता है उसको देखिए। तो रेगुलर फॉरेस्ट में इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन के लिए पहला मेथड है प्रेस्लर इंक्रीमेंट बोरर मेथड, और दूसरा है इंक्रीमेंट, देख लीजिए, रिपीटेड डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या नाम है, रिपीटेड डायरेक्ट मेथड, और तीसरा है कैलकुलेशन फ्रॉम यील्ड टेबल। हम जो यील्ड टेबल है, उत्पादन की जो टेबल है, उसके आधार पर भी इंक्रीमेंट का डिटरमिनेशन करते हैं, और पांचवा है इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन बाय सैंपलिंग प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो सैंपलिंग विधि के द्वारा भी डिटरमिनेशन करते हैं। इसलिए जब पांचों विधि बहुत ही ज्यादा VIMP है, याद रखना है आपको। ठीक है, अब बी देखेंगे इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन बाय इरेगुलर फॉरेस्ट। तो इरेगुलर फॉरेस्ट में जो एक विधि है महत्वपूर्ण विधि, तो इरेगुलर विधि में आपको याद रखना है इंक्रीमेंट डिटरमिनेशन बाय सक्सेसिव इनोमिनेशन। ठीक है, तो सक्सेसिव इनोमिनेशन, इस वर्ड को आपको याद रखना है। सक्सेसिव इनोमिनेशन के द्वारा इरेगुलर फॉरेस्ट का डिटरमिनेशन किया जाता है, इस बात को आपको याद रखना है। हम नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल एज क्लास इन रेगुलर फॉरेस्ट। तो रेगुलर फॉरेस्ट में नॉर्मल एज क्लास को देखेंगे तो पहला आता है फेलिंग सीरीज इन सिंपल कॉपिक्स क्लियर फेलिंग सिस्टम। हम यहाँ पर देखेंगे जो फेलिंग सिस्टम अपनाते हैं, जो क्लियर फेलिंग का, तो यहाँ पर छोटे छोटे जो भी एरिया है हमारा गिवन एरिया है, उस एरिया को हम छोटे छोटे क्या है कॉपिक्स में जब हम क्या बोलते हैं कप्स में बांट लेते हैं, और उन कप्स में हम जब क्या करते हैं उसका जब फेलिंग करते हैं, कटाई उसका करते हैं, उसके बाद में उसे हम हर सेक्शन का, ठीक है, हर जो एनुअल जो कॉपिक सेक्शन का हर बार जो कॉपिक आता है उस कॉपिक को यानी जो कल में आता है उसे हर साल क्या है कटाई किया जाता है, और एक यहाँ पर जो स्रोत है फॉरेस्ट की जो इनकम है उसे क्या करते हैं रेगुलर उसको सेट करते हैं। तो ये क्या है फेलिंग सीरीज, यानी अलग अलग उसे हम सीरीज में क्या करते हैं कटाई करते हैं। नेक्स्ट आता है फेलिंग सीरीज इन रेगुलर शेल्टर रूट सिस्टम। तो फेलिंग सीरीज इन रेगुलर शेल्टर रूट सिस्टम में यहाँ पर मैं पिछले बार बताया था आपको कि अलग अलग क्या है ब्लॉक्स में बांटा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स को करके अलग अलग फिर उसको सीरीज में क्या करते हैं कटाई करते हैं। ठीक है, और इसका सीधा से मतलब है कि आपको क्या है इसका रेगुलर क्या बोलते हैं प्रोडक्शन के हम क्या करते हैं इसमें प्रमोट करते हैं कि हर साल हर समय क्या है प्रोडक्शन क्या है जारी रहे और एक रेगुलर फिनोमेना में हो। हम देखेंगे फेलिंग सीरीज इन सिलेक्शन फॉरेस्ट। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हम यहाँ पर जो फेलिंग जो सीरीज अपनाते हैं यहाँ पर जो सिलेक्शन जो फॉरेस्ट यानी हम जो जहाँ से हम फेलिंग जो अपनाते हैं जहाँ फेलिंग करते हैं कटाई करते हैं वहाँ सेलेक्टिव एरिया का होता है। ठीक है, हम यहाँ पर चूज करते हैं कि ये एरिया आपका क्या है फेलिंग के जो लायक हो गए वहाँ पर क्या है फेलिंग करते हैं। तो आपको मोस्टली क्या है इनका जो पॉइंट है इस पॉइंट में ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आता है फेलिंग सीरीज इन कॉपिक विथ स्टैंडर्ड सिस्टम। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जो सीरीज अपनाते हैं तो 1 + 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो फर्स्ट ईयर में क्या है करते हैं, लेकिन इसको थर्ड जो ईयर में हमको क्या करते हैं जो कॉपिक मिलता है वो क्या आता है स्टैंडर्ड मिलता है। ठीक है, तो इस पर हम इससे क्या करते हैं फोकस करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रोइंग स्टॉक में। ठीक है, हमारा लास्ट जो पॉइंट है ग्रोइंग स्टॉक। तो ग्रोइंग स्टॉक में हम देखेंगे ग्रोइंग स्टॉक का जो मतलब मैं आपको बता दूं ग्रोइंग स्टॉक हम किसको बोलेंगे
growing stock is defined as some number of volume all tree growing of the forest specific part of it। ठीक है, तो हम ये क्या होता है, जो ग्रोविंग स्टॉक की अगर हम बात करें तो कोई भी जो फॉरेस्ट का जो स्पेसिफिक जो पार्ट है वहाँ पर किस प्रकार के जो प्लांट जनरेशन हो रहा है और किस किस प्रकार के वहाँ पर प्लांट अवेलेबल है, वही उससे क्या है ग्रोविंग स्टॉक, यानी कि हम इसे फॉरेस्ट को सब कैपिटल मान सकते हैं। ठीक है, ग्रोविंग स्टॉक को आप देखेंगे कि ग्रोविंग स्टॉक किस चीज पर यहाँ पर इसका जो गणना करते हैं, इनोमिनेशन करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो पहला क्या है, देखिए बाई टोटल आर कंप्लीट इनोमिनेशन। हम तो पहला इसका जो मेथड है यहाँ पर हम इसका जो ग्रोविंग स्टॉक का इनोमिनेशन यानी गणना करने का अगर हम मेथड को अगर हम बात करें तो इसका पहला मेथड है बाई टोटल आर कंप्लीट इनोमिनेशन। ठीक है, या तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पूरा सबको है ना गिन करके हम इस ग्रोविंग स्टॉक बारे में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये पहला विधि है। दूसरा बाई पार्शियल या सैंपलिंग इनोमिनेशन। ठीक है, ये पार्शियल हम क्या करते हैं, जो ग्रोविंग स्टॉक को कैलकुलेशन करने के लिए कुछ सैंपल लेते हैं पार्टिकुलर। ठीक है, और उस सैंपल में क्या करते हैं, इनोमिनेशन करके हम निर्धारण कर लेते हैं कि फलाना एरिया में किस प्रकार का ग्रोविंग स्टॉक अवेलेबल है। तीसरा देखेंगे बाई सैंपल प्लॉट में क्या बोलेंगे थी, बाई सैंपल प्लॉट मेजरमेंट। हम क्या करते हैं, तो सैंपल जो प्लॉट का सैंपल लेकर के भी मेजरमेंट कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मेथड रहता है, ठीक है, एक निश्चित एरिया है जहां पर जो हमारे लिए इनोमिनेबल हो, गणना करने योग्य हो, ऐसी जो एरिया में ये जो मेथड है ये एप्लीकेबल होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत लार्जर जो एरिया रहता है वहां पर हम क्या करते हैं, एरियल फोटोग्राफ्स ये लेते हैं। ठीक है, और एरियल फोटोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं, इनोमिनेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक। नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक की हम निर्धारण करने के लिए दो प्रकार के कैलकुलेशन हम यूज करते हैं। पहला देखिए एनजीएस नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक कैलकुलेशन इन क्लियर फिलिंग सिस्टम। हम क्लियर फिलिंग सिस्टम के द्वारा भी इससे क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारा जो बेस्ड ऑन फाइनल एमएआई के आधार पर ये बेस्ड रहता है, क्या नॉर्मल ग्रोविंग स्टॉक कैलकुलेशन इन क्लियर फिलिंग सिस्टम। ये किसके आधार रहता है, फाइनल एमएआई के आधार पर। दूसरा चीज है एनजीएस कैलकुलेशन फ्रॉम यील्ड टेबल। हम जो यील्ड टेबल है, उत्पादन के जो टेबल है, उसके आधार पर भी हम ग्रोविंग स्टॉक का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही। आप सारे जो पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, और चीजों को मस्त प्रिपेयर कीजिए। स्क्रीनशॉट आप थोड़ा से रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा आपका, और स्क्रीनशॉट को लेकर के भी आप अच्छा नोट्स तैयार करके पढ़ सकते हैं। अभी थोड़ा सा संसाधन की थोड़ा भी कमी है, जिसकी वजह से टाइम वगैरह सब चीज मैनेज करने में डिफिकल्ट होता है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जब शेयर करेंगे, वीडियो मतलब जब मेरा भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा, उसके बाद में मैं आप लोग को हो सके तो नोट्स भी प्रोवाइड करा सकूं, क्योंकि मैं अपना पूरा अगर कॉन्सेंट्रेशन अब इसमें दे पाऊंगा तब जा करके आपको और अच्छे ज़्यादा सुविधा आप लोग को जो शिकायतें हैं कि नोट्स वगैरह का, तो वो भी मैं आप लोग को अवेलेबल करा पाऊंगा। तो आज के क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।